हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का लेक्चर नंबर 8, जहां पे हम पढ़ रहे होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। और इस वीडियो में हम सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ फिनोल में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, एक बात आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखेंगे, हर एक कंपाउंड की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। और जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो कुछ दिखाए ना दिखाए, ये वाली रिएक्शन जरूर दिखाएगा, दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में, हेलो एरीन्स ने भी क्या दिखाई थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पे लगाया था या फिर पैरा के साथ लगाया था। अब हमने यही चीज किसके साथ में करनी है बेटा, फिनोल के साथ में। देखो, इसको तो मैं बाद में रीड करूंगा, पहले मैं आपको एक एक्सप्लेन कर लेता हूं और फिर मैं इसको वापस आके रीड करूंगा। देखो, ये क्या बोल रहा है, अगर बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है तो उसके पास लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर होने की वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, क्योंकि अभी हम पिछले चैप्टर्स में ये देखते हुए आ रहे हैं। तो जब बेटा वो लोन पेयर को डोनेट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या चार्ज आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। चलो अब ये देखते हैं उसको। अब जब ये यहाँ को शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आके नेगेटिव आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड जब यहाँ को शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, लेकिन ये वाला टूट के यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। और फाइनली बेटा ये वाला चार्ज जब आगे प्रोसीड करेगा तो ये डबल बॉन्ड जो था वो टूट के वापस से क्या बना देगा, लोन पेयर बना देगा। अगर यहाँ पे आप ध्यान से चेक करो तो यहाँ पे मैं एक बात देख पा रहा हूं कि जब लोन पेयर है ऑक्सीजन पे या फिर बेंजीन के ऊपर जो भी कंपाउंड है, अगर वहां पे लोन पेयर होता है तो वो रिंग में रेजोनेट करता है। और अगर रिंग में रेजोनेट करता है तो कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, आओ चलो चेक करते हैं। देखो, एक बारी तो यहाँ पे गया, एक बारी यहाँ पे गया और एक बारी यहाँ पे गया, तो मैं अगर तीनों को मिलाऊं तो मेरे पास एक कॉमन स्ट्रक्चर आता है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे भी मेरे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि आपके पास OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करते हैं और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसीलिए जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, अब देखो आपको तो पता है इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, एक आपकी ऑर्थो पोजीशन है, एक पैरा पोजीशन है और एक ऑर्थो पोजीशन है। तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और आपके पास क्या बना रहा होगा, एक बारी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। देखना, एक बारी ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे यहाँ पे OH है, एक बारी इलेक्ट्रोफाइल आपके पास यहाँ लगेगा और एक बारी आपके पास क्या होगा, एक बारी यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसीलिए जो फिनोल होते हैं उनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। लेकिन देखो, कई बार तो ऐसा हो जाता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ऑर्थो और पैरा एक साथ में बनने लगता है। और वो कैसे बनता है अभी हम देखने वाले हैं आगे वाली रिएक्शंस में, लेकिन मैं आपको पहले एक बेसिक सा करवा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, OH ग्रुप ऑन बेंजीन मेक इट मोर इलेक्ट्रॉन रिच, दस इट इज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। OH increase the electron density more available on ortho and para position। तो OH क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे बढ़ा के, इसीलिए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ता है, वो ऑर्थो पे और पैरा पे। चलो अब पीछे जाके इसको रीड भी मार लेते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, इन फिनोल द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन द एरोमेटिक रिंग आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो हमने देख लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। अच्छा, क्यों बोलते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है, द OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे भी हाइड्रोजन था। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गया और इलेक्ट्रोफाइल आया, देखो आया ना यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन गया और इलेक्ट्रोफाइल आया, इसीलिए इसको क्या बोला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आया और आपके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे लग गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन को जो है, जो आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप वो और भी ज्यादा प्रेफर करते हैं। बात समझ में आएगी? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इसको और भी ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के इसको और भी ज्यादा फेवरेबल कर देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट बात ये क्या बोल रहा है, ऑल्सो इट डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो मैंने आपको बताया था कि इसको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट करता है कि ऑर्थो पे जाए या फिर अगला वाला पैरा पे जाए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पे है ना ज्यादा, तो उसको क्या बोलेगा, उसको बोलेगा चलो भाई एक बारी ऑर्थो पे आओ और दूसरी बारी पैरा पे आओ। मेरी बात समझ में आएगी? तो यहाँ पे क्या बोला था, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इन द रिंग एज दीज पोजिशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट कॉज बाय OH ग्रुप। तो ये मैंने आपको बता दिया कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है और यहाँ पे भी नेगेटिव आता है। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर शोन अंडर द एसिडिक कंडीशन ऑफ फिनोल। देखो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं एसिडिक कंडीशन में ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर फिनोल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखो फिनोल की ही बात नहीं, अगर बेंजीन के साथ में कोई भी कंपाउंड X लगा है और इसके पास में क्या है बेटा, लोन पेयर है, तो ये हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। या फिर इसको और क्या बोलेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोल देंगे। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे बढ़ जाएगी। बात समझ में आएगी? कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फिनोल आर फॉलोइंग। तो बेटा हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दिखाता है, आपकी एनसीईआरटी में दो ही आपके पास दे के रखे हैं। एक आपके पास दिया है नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा, और दूसरा आपके पास दिया है हेलोजिनेशन या फिर ब्रोमीनेशन रिएक्शन। तो चलो सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास आती है नाइट्रेशन रिएक्शन। ये बोल रहा है देखो, द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 with at low temperature 298 Kelvin phenol yield a mixture of ortho and para nitrophenol। देखो अगर आपके पास फिनोल है और यहाँ पे दिया डाइल्यूट HNO3, देखो कंसंट्रेटेड के साथ में कुछ और बनाएगा। अगर आपको डाइल्यूट दिया है तो आपके पास, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिनोल जो है वो ऑर्थो और पैरा पे बनाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एक तो ऑर्थो पे इंक्रीज करेगा और एक बारी पैरा पे जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनोल, क्योंकि यहाँ पे फिनोल तो है ही। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बेटा, ऑर्थो पे है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है बेटा, पैरा पोजिशन पे, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, पैरा नाइट्रोफिनोल। मेरी बात समझ में आ गई? अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि मान लो एक कंटेनर में आपके पास ये जब दोनों चीजें बन रही है, तो बात ये आती है कि उनको हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे, ऑर्थो वाला अलग कैसे करेंगे और पैरा वाला अलग कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसको क्या बोलते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। तो ये क्या बोल रहा है, और चलो चेक करते हैं। द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। आप क्या करते हो, स्टीम डिस्टिलेशन। देखो इसमें होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल सा मेथड होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे मान लो दो लिक्विड का मिक्सचर है आपके पास, समझ में आ गई? यहाँ पे है ऑर्थो फिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, और यहाँ पे एक बार आपके पास क्या है बेटा, पैरानाइट्रोफिनोल है। अब आप इसको हीट कर रहे हो, देखो जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो तो यहाँ से जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा ना, देखो यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा हम उसको दूसरी साइड कलेक्ट कर लेंगे। बस इसको बोलते हैं बेटा स्टीम डिस्टिलेशन। वैसे ये प्रॉपर एप्रोप्रिएट यही स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन प्रोसेस यही होती है। आपके पास दो लिक्विड होंगे, एक होगा बेटा ऑर्थो वाला और एक होगा पैरा वाला। अब देखो किसी भी दो का बॉइलिंग पॉइंट कभी भी सेम नहीं होता है। तो मान लो आपने हीटिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से यहाँ पे इवेपोरेट करके यहाँ से इकट्ठा होके इस साइड में हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल is steam volatile due to intramolecular hydrogen bonding while para-nitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात को आप ध्यान से सुनेंगे। देखो आपके पास जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है ये क्या करता है, ये जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो फिनोल है ये है, और यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड कैसे बेटा, नाइट्रो कंपाउंड है, यहाँ पे O और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो ये आपस में क्या कर रहे होते हैं, ये आपस में कर रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर का क्या मतलब है, विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो जिसकी वजह से इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखो ये भी ऑर्थो 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 और ऑर्थो, देखो एक ऑर्थो दूसरे ऑर्थो के साथ में बॉन्ड ही नहीं बनाता, क्यों, क्योंकि उसने बॉन्डिंग कहाँ बना रखी है, अपने ही अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखी है। मेरी बात समझ में आएगी। तो ये क्या करोगे, जैसे ही आप हीट करोगे इनकी और इनकी आपस में बनती नहीं है, तो जैसे ही आप हीट करोगे थोड़ी सी हीट में भी ये इवेपोरेट वहां से हो जाएंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो ऑर्थो वाले ऑर्थोफिनोल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है वो मोर वोलेटाइल होते हैं। मोर वोलेटाइल का क्या मतलब है, जल्दी से वेपर बनाते हैं, और जल्दी वेपर बनाएंगे तो दूसरी साइड कंटेनर में आपके पास वो इकट्ठा हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आएगी। लेकिन अगर आप बात करते हो बेटा पैरानाइट्रोफिनोल की, तो पैरानाइट्रोफिनोल का मतलब ये है, तो ये क्या करता है, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके रखता है, ठीक है। तो वो कैसे है बेटा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, बेंजीन है, बेंजीन में यहाँ पे क्या है, नाइट्रो है और यहाँ पे फिनोल है, तो ये पैरा हो गया ना बेटा, पैरा नाइट्रोफिनोल है। सिमिलरली दूसरा भी ऐसे स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक नाइट्रो का और दूसरे हाइड्रोक्सी का यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आगे के साथ कर रहा होगा, ये पीछे में कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो सुनना, एक कंटेनर में ऑर्थो तो होता है जो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करता, लेकिन पैरा बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर आपके पास ये बना के रखता है, जिसकी वजह से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होती है। तो जब आप हीट करते हो तो बेटा ऑर्थो वाले तो एकदम वहां से छोड़ के चला जाता है, क्यों, क्योंकि वो मोर वोलेटाइल होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और जल्दी से दूसरी साइड में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। और आपके पास ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ पैरानाइट्रोफिनोल, वो वहीं कंटेनर में पड़ा हुआ रहता है। ऑर्थो वाले यहाँ से उड़ जाते हैं, लेकिन जो पैरा वाला है वो वहीं पे आपके पास पड़ा हुआ होता है, क्यों, क्योंकि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो ये आपके पास प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो इसको एक बारी मैं दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ आपको। तो ऑर्थो एंड पैरा कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इनकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, व्हाइल पैराफिनोल जो होता है इट इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच कॉज द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये क्या करता है बेटा, मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट कर देते हैं। तो ऑर्थो वाला और पैरा वाला जब आप हीट करते हो, ऑर्थो वाले की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो विद इन द मॉलिक्यूल होती है, तो वो इसको छोड़ के दूसरी साइड में चला जाता है और वो दूसरी साइड में कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन पैरा वाला एक लंबे से आपके पास स्ट्रक्चर में रहता है, क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहती है, जिसकी वजह से वो बॉइलिंग पॉइंट अपना बढ़ा देता है, और उतने बॉइलिंग पॉइंट हमको पहुंचना नहीं है, क्यों, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे सारा कलेक्ट कर चुके हैं वहां पे हम हीट करना बंद कर देंगे। तो ये एक सिंपल मेथड होता है जिससे आप इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। देखो दूसरी चीज ये क्या बोल रहा है, अगर आपको फिनोल के साथ में दिया है कंसंट्रेटेड HNO3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, with the concentrated nitric acid phenol is converted into 2,4,6 trinitrophenol। ये क्या बोल रहा है, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में आपका ये फिनोल जो है क्या बनाएगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो ये आपके पास क्या बना देगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। क्योंकि ये क्या करेगा, देखो ऑर्थो पे भी ऐड हो जाएगा, पैरा पे भी ऐड हो जाएगा और ऑर्थो पे भी ऐड हो जाएगा। क्यों भाई, मजबूरी है, कंसंट्रेटेड ले लिया ना तुमने, कंसंट्रेटेड इतना ज्यादा कंसंट्रेट होता है वो, ठीक है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है इसमें नाइट्रिक एसिड की। तो ये ऑर्थो पे भी लगेगा, पैरा पे भी लगेगा और ऑर्थो पे भी लगेगा। और इस वाले एसिड का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट नाम होता है, दैट इज योर पिक्रिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, बात समझ में आ गई। क्योंकि हमने क्या किया था, हमने एसिडिटी ऑफ फिनोल में क्या किया था सर, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड होते थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते थे, वैसे वैसे एसिडिटी भी बढ़ जाती थी। तो यहाँ पे तो बेटा तीन तीन नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, तो ये जो है फिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक फिनोल होता है। बात समझ में आएगी, सुनना। द प्रोडक्ट इज कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड, द यील्ड ऑफ रिएक्शन इज पुअर। देखो बनता तो कम है यहाँ पे, लेकिन बनता पिक्रिक एसिड है। मेरी बात समझ में आ गई, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पे जो है वो कम बनता है, लेकिन अगर उसको कॉमर्शियली ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा मेथड है। देखो ये दूसरा मेथड क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नाउ इट इज पिक्रिक एसिड आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ फिनोल फर्स्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा अभी मैं पढ़ लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। भाई मतलब बड़ा खतरनाक काम चल रहा है, क्योंकि हर चीज में कंसंट्रेटेड डाल रहे हो आप, ठीक है। तो आपने क्या डाला है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच कन्वर्ट टू फिनोल, विच कन्वर्ट इट टू फिनोल 2,4 डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड देन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। मतलब इसमें जो है अच्छा खासा आपके पास पिक्रिक एसिड बन जाता है। तो आओ जरा क्या करते हैं, सबसे पहले हमने फिनोल लिया, दो बारी इसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करी, तो आपके पास एक तो ऑर्थो पे भी बना और एक बारी पैरा पे भी बना। तो आपके पास ये क्या बन गया, ये बन गया 2,4
डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन सा बना, फिनोल 2,4 डाई सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये क्या है बेटा, फिनोल है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, 2 और 4 पे क्या लग गया, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बोलते हैं बेटा सल्फोनेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले स्टेप में क्या होती है, सल्फोनेशन, और उसके बाद क्या होती है बेटा, या तो डीसल्फोनेशन बोल सकते हैं या फिर नाइट्रेशन रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों स्टेप्स में आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, और दूसरे स्टेप में क्या होगा बेटा, कंसंट्रेटेड HNO3। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ऑर्थो भी बनेगा, पैरा भी बनेगा, और दोबारा से ऑर्थो भी बनेगा। बात समझ में आ गई। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया है, लेकिन मैंने आपको इसकी रिएक्शन भी बता दी। अगर कभी पेपर में आती है तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपके पास पिक्रिक एसिड मिलेगा वो काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलेगा, तो आप इन रिएक्शंस का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास आती है हेलोजिनेशन रिएक्शन, और हेलोजिनेशन में भी हमको कौन सी करनी है, ब्रोमिनेशन या फिर मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बात। तो हमने क्या करनी है बेटा, ब्रोमिनेशन रिएक्शन करनी है। अब सुनना बात को ध्यान से। हमने जैसे पिछली रिएक्शंस में किया था, ब्रोमिनेशन जब हम करते थे, हम क्या यूज करते थे बेटा, हम यहाँ पे बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, या फिर पिछले उसमें हमने हेलोएल्केन लिया था, और यहाँ पे ब्रोमीन के साथ में हमने क्या लिया था, लुईस एसिड FeCl3 या फिर AlCl3। लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको वो चीज यूज नहीं करनी है। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट या फिर लेस पोलर सॉल्वेंट। जैसे नॉन लेस पोलर सॉल्वेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे CS और यहाँ पे S, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये तो डाइपोल मोमेंट इसका 0 है, तो ये क्या है बेटा, नॉन पोलर। और दूसरा काम आपका लेस पोलर से भी हो सकता है, जैसे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। तो ये क्या होता है, ये लो पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट होते हैं। बात समझ आएगी। तो जब भी ब्रोमिनेशन आप करते हो लो पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट पे एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो आपके पास क्या होती है बेटा, आपके पास एक तो ऑर्थोब्रोमिनेटेड फिनोल बनता है, और एक बार ये आपके पास पैराब्रोमिनेटेड फिनोल आपके पास बनता है, या फिर मोनोब्रोमो फिनोल बनता है। तो चलिए चेक करते हैं क्या बोल रही है। When the reaction is carried out in the solvent of low polarity such as chloroform and CH2 at low temperature, monobrominated product is formed। तो आपके पास क्या होती है, मोनोब्रोमिनेशन होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं। देखो नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं फिनोल के बारे में कि कितने चर्चे हैं इसके। देखो सुनना बात को। द यूजुअल हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो मैंने आपको बताया था, देखो चाहे बेंजीन हो, चाहे आपके पास एल्काइल हैलाइड हो, एराइल हैलाइड हो, अगर ब्रोमिनेशन आपको करानी है तो आपको लुईस एसिड लेना ही पड़ेगा, जैसे कि FeCl3 हो गया और AlCl3 हो गया। विच पोलराइज द हेलोजन मॉलिक्यूल। तो ये करते क्या है बेटा, ये आप क्यों लेते थे बेटा इसको, ये क्या करता था, ब्रोमीन और ब्रोमीन को AlCl3 के प्रेजेंस में या फिर FlCl3 के प्रेजेंस में हम इनको क्या करते थे बेटा, पोलराइज करते थे, यहाँ पे चार्ज क्रिएट करते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि ये है तो क्या बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना ये। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोफाइल तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो Br और यहाँ पे Br, ये तो इसमें तो कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो हम क्या करते थे, FeCl3 FeBr3 की हेल्प से हम क्या करते थे, इनको पोलराइज करते थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन इन द केस ऑफ फिनोल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया नॉर्मल केस में तो क्या करते हैं, ब्रोमीन के साथ में आपको लुईस एसिड लेना पड़ता था इसको इसको क्या करवाने के लिए बेटा, इसको पोलराइज कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है बेटा, अगर आपके पास फिनोल है तो ये फिनोल खुद ही इसको क्या करा देगा, ये खुद ही इसको पोलराइज करा देगा। बात समझ में आएगी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ फिनोल द पोलराइजेशन ऑफ bromine molecule takes place even in the absence of Lewis acid, very important। This is due to high activating effect of OH group अटैच टू बेंजीन। अब ये पूरा क्यों होता है, देखो OH अकेला ही काफी है इसको पोलराइज करवाने के लिए, बाकी की जरूरत ही क्या है। तो बस यहाँ पे यही दिया है कि आपके पास जो फिनोल है वो काफी ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसके अगर इसको किसी के साथ में ब्रोमिनेशन करनी है तो इसको कोई लुईस एसिड की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही इसको पोलराइज करके ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमिनेशन कर देगा। तो ये बात मैंने करी आपको मोनोब्रोमिनेशन की। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ ट्राइब्रोमिनेशन के बारे में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रोमीन और उसके साथ में वाटर लेना पड़ेगा। तो इकट्ठा बोल के भी कई बार आता है ब्रोमीन वाटर, या फिर ब्रोमीन आता है और यहाँ पे एक्वस लिखा होता है। बात समझ में आई। तो सुनना बात को क्या बोल रही है, वेन फिनोल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर का क्या मतलब है, यहाँ पे Br2 होगा, और बेटा एरो के ऊपर कई बार क्या लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है H2O, या फिर और क्या लिखा होता है बेटा, और लिखा होता है इसकी जगह पे एरो के ऊपर लिखा होता है, एरो के ऊपर लिखा होता है Br2, यहाँ पे Br2 और यहाँ पे लिखा होता है बेटा एक्वस। मेरी बात समझ में आएगी। तो जब भी ब्रोमीन वाटर होगा तो आपको एक्सेस ब्रोमिनेशन कराना है। एक बारी ब्रोमीन लगेगा ऑर्थो पे, दूसरी बार लगेगा पैरा पे, और तीसरी बार लगेगा पैरा पे। मेरी बात समझ में आ गई, सॉरी ऑर्थो पे। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो लगा 2 पे,
4 पे और 6 पे, तो इसको बोला 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। देखो ये जो बनता है ये आपके पास एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो पेपर में कई बार आता है कि जब फिनोल ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, बताओ वो प्रोडक्ट कौन है? तो उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।